क्या हाल चाल है। पूरी की पूरी रसगुल्ला आर्मी ने एकदम बवंडर मचा रखा है और उसी बवंडर को और बेहतरीन बनाने के लिए हम हाजिर हैं आपके सामने वन शॉट लेक्चर सीरीज में। और आपके सामने लेकर आया हूं मैं लेक्चर और टॉपिक रहेगा अपना फ्रॉग वाला पोर्शन। तो चलिए तो फोड़ते हैं अपन इस फ्रॉग वाले पोर्शन को। देखें मेरी रसगुल्ला आर्मी। बच्चे यहां पे अपन बात कर रहे हैं मेंढक के बारे में। जब भी पूछे कि बताओ सर मेंढक कैसा जंतु है, मेंढक कैसा जंतु है, तो ध्यान रखना एक वयस्क मेंढक को देखें तो एक वयस्क मेंढक जो होता है वो मांसाहारी जंतु है। कैसा जंतु है बेटा? हमारे पास एक वयस्क मेंढक को देखें तो वो मांसाहारी जंतु है। तो एक वयस्क मेंढक कैसा होता है? हमने बोला एक वयस्क मेंढक जो होता है वो मांसाहारी जंतु है। पूछेगा गुरुजी मेंढक जो है वो कौन से फाइलम का सदस्य है? ध्यान रखना जंतु जगत में टोटल कितने फाइलम थे? 11। मेंढक जो है वो फाइलम कोर्डेटा का सदस्य है। और फाइलम कोर्डेटा में भी कौन सी क्लास? बच्चे उस क्लास का नाम है एम्फीबिया। क्या नाम है? एम्फीबिया। क्लास का क्या नाम है? एम्फीबिया। बच्चे जब भी पूछे इस एम्फीबिया का मतलब क्या है, एम्फीबिया में वर्ड आया एम्फी। वर्ड क्या आया? एम्फी। इस एम्फी वर्ड का मतलब होता है दोहरा। दूसरा मेरे पास वर्ड आया बिया। इस बिया वर्ड का मतलब होता है जीवन। मतलब क्लास एम्फीबिया के जीव वो जीव थे जिनका दोहरा जीवन है। कैसा जीवन है? हमने बोला इनका दोहरा जीवन है। बोलो गुरुजी एक बात बताओ। हमने कहा पूछ रहे मेरे रसगुल्ले, बोला सर आपने ये क्यों कहा कि इसका दोहरा जीवन है? बच्चे दोहरा जीवन इसलिए बोला क्योंकि एम्फीबिया के जंतु ऐसे जंतु थे जो पानी में भी रह सकते हैं और कहां पर? लैंड पर भी रह सकते हैं, पानी पर भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं। तो मैंने बोला कहां रहते हैं? मैंने बोला पानी में। और दूसरा जीवन है वो है लैंड पर। ये दोनों की दोनों जगह रह सकते हैं। ये लैंड पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। पूछेगा पानी में कौन से में? स्वच्छ जल में, फ्रेश वाटर में कि समुद्री जल में? ध्यान रखना मेंढक कभी भी मिलेगा तो याद करो जब बारिश होती है तो घर के आसपास पानी में टर टर की आवाज करते हुए देखते होंगे। तो ध्यान रखना वो जो जल होता है वो होता है बेचा स्वच्छ जल, दैट इज फ्रेश वाटर। तो पानी में मिलेंगे तो कैसे जल में? हमने बोला स्वच्छ जल में। स्वच्छ जल में दैट इज इंग्लिश में मैं लिखूं तो ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं। समुद्री जल में कभी भी मेंढक नहीं पाया जाता, कभी भी मेंढक नहीं पाया जाता। सवाल था सर अगर कोई पूछे कि मेंढक की तो बहुत सारी जातियां होगी। जी हां, भारत में पाई जाने वाली सबसे कॉमन जाति कौन सी है? बेटा भारत में जो जाति पाई जाती है उसे बोलते हैं राना टिग्रीना। क्या नाम बोलते हैं? राना टिग्रीना। तो भारत में पाए जाने वाली इसकी सबसे सामान्य जाति का नाम है राना टिग्रीना। यह भारत में पाई जाती है। चलें जी, अब सवाल था सर एक छोटी सी बात बताओ। हमने कहा पूछ रहे मेरे रसगुल्ले सर अगर एक मेंढक को ले और हम उसकी स्किन को देखें तो मेंढक की स्किन कैसे दिखाई देगी? बेटा आप सभी बड़े ध्यान से देखना, एक मेंढक को पकड़ने की कोशिश करोगे तो पता चलेगा मेंढक स्लिप होके बाहर निकल गया। मतलब उसकी त्वचा बहुत ही चिकनी थी, बहुत ही क्या थी? स्मूथ। तो जब भी कोई हमसे कहे कि सर आप बताओ मेंढक की स्किन के बारे में कि इसकी स्किन कैसी है, तो मेंढक की स्किन जो है वो कैसी है? बहुत ही चिकनी है। और चिकनी है इसी वजह से क्या हो जाता है? वो स्लिप हो जाता है। तो हमने बोला इसकी त्वचा कैसी है? हमने बोला इसकी त्वचा कैसी है? हमने बोला चिकनी, चिकनी तथा नम त्वचा है। चिकनी तथा नम, या मैं कहूं चिकनी, नम तथा ग्रंथिल।
त्वचा, जब भी बोले त्वचा कैसी है, हमने बोला त्वचा की खास बात है चिकनी है, नम है तथा ग्रंथिल त्वचा है। किसकी? हमने कहा जी मेंढक की चिकनी त्वचा है, नम त्वचा है तथा ग्रंथिल त्वचा है। बोला गुरुजी आपने बोला इसकी त्वचा चिकनी है, नम है, वो क्यों है? अरे त्वचा चिकनी इसलिए है क्योंकि त्वचा में खूब सारी म्यूकस ग्रंथियां उपस्थित है। तो हमने बोला त्वचा में क्या है? हमने बोला म्यूकस ग्रंथियां। वो क्या है बेटा? उपस्थित है। म्यूकस ग्रंथियां क्या स्रावित करती है? अरे तैलीय पदार्थ म्यूकस का स्रावण करती है, इसलिए त्वचा कैसी है? हमने बोला बेहद चिकनी है, नम है। और ये नम त्वचा जो है, ये नम त्वचा जो है, ये नम त्वचा का काम था श्वसन में सहायता करना। तो मैंने बोला त्वचा श्वसन में सहायक है। श्वसन में सहायक है। तो ध्यान रखना, इसका मतलब यह निकला कि मेंढक अपनी त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। मेंढक अपनी त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। नेक्स्ट, हमने ये कह दिया कि भैया इसकी त्वचा एकदम चिकनी है। अरे त्वचा चिकनी है तो मतलब त्वचा पे सल्क या बाह्य कंकाल क्या होता है? अनुपस्थित। हमने बोला शल्क, और मैं कहूं बाह्य कंकाल, वो क्या होता है? हमने बोला वो अनुपस्थित होता है। त्वचा पर सल्क या बाह्य कंकाल क्या होता है? मेंढक में अनुपस्थित होता है। लेकिन मेंढक में रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है, और उस रंग बदलने की क्षमता को बोलते हैं मेटाक्रोसिस। मेटाक्रोसिस, दैट इज रंग बदलने की क्षमता। क्षमता वो क्या होती है बेटा? उपस्थित होती है। मतलब मेंढक अपना रंग बदल सकता है। कैसे बदल सकता है बेटा? बाहर के वातावरण के हिसाब से अपना रंग बदल सकता है, ताकि कोई भी परभक्षी, कोई भी शत्रु इसको पहचान ना पाए। तो हमने बोला मेंढक में रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है। और ये रंग बदलने की क्षमता क्या है? ये रंग बदलने की क्षमता क्या है? हमने बोला ये रंग बदलने की क्षमता उसे किससे बचाती है? उसको सुरक्षा प्रदान करती है। किससे? शत्रु से, जिसे बोलते हैं मिमिक्री। तो हमने बोला ये शत्रु से सुरक्षा प्रदान करती है। प्रदान करने में सहायक है। सहायक है। अरे ये शत्रु से सुरक्षा प्रदान करती है तो क्या हुई? ये अपने पास हुई प्रोटेक्टिव मिमिक्री। ये हुई मेरे पास प्रोटेक्टिव मिमिक्री। बोला सर ठीक बात है। सर और कोई खास बात? भैया एक बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत सी बात और है। क्या? एक बात याद रखना, मेंढक जीवन में कभी भी पानी नहीं पीता। पानी नहीं पीता तो क्या करता है? ये त्वचा के द्वारा जल का अवशोषण करता है। तो ध्यान रखना, मेंढक, फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता, बल्कि यह है त्वचा के द्वारा जल का अवशोषण करता है। वो त्वचा के द्वारा जल का अवशोषण करता है, वो कभी भी पानी नहीं पीता। बोला सर ठीक है। अब गुरुजी एक बात बताओ, ये तो हमने मेंढक की त्वचा के बारे में बात कर ली। अगर हम मेंढक के रंग रूप को देखें तो? हमने कहा भैया बिल्कुल। अगर हम मेंढक के रंग रूप को देखें तो हम आसानी से मेंढक के रंग रूप को देख सकते हैं। मेंढक के रंग रूप को हम बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। यस,
रंग रूप को आसानी से देख सकते हैं। यस, ये लो जी। बोला गुरुजी मेंढक के रंग रूप के बारे में बताइए। हमने कहा भैया सुनो, हम मेंढक के रंग रूप के बारे में बात कर रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना बच्चे। यहां पे देखिए, ये जो हमने बात कर रखी है आपके सामने, ये मेंढक के शरीर की कौन सी है? हमने बोला ये शरीर का पृष्ठ भाग है। शरीर का कौन सा भाग है? पृष्ठ भाग है। और ये शरीर का कौन सा भाग है? हमने बोला ये शरीर का अधर भाग है। ये मेंढक के शरीर का पृष्ठ भाग है और ये शरीर का कौन सा भाग है? अधर भाग है। बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े इत्मीनान से देखिएगा। हमने बोला मेंढक के शरीर के पृष्ठ भाग को बड़े ध्यान से देखिएगा। जब मेंढक के शरीर के पृष्ठ भाग को आप देखते हो तो आपने क्या देखा कि इस मेंढक के शरीर की पृष्ठ सतह, ये ऊपर वाली सतह है, इसका रंग कैसा है? अरे इसका रंग ओलिव ग्रीन रंग है और उसके ऊपर अनियमित धब्बे दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे? तो जब भी बोले स्किन की पृष्ठ सतह कैसी होती है, आप कहोगे ओलिव ग्रीन होती है। कैसी होती है? ओलिव ग्रीन रंग की होती है तथा उसमें अनियमित धब्बे पाए जाते हैं। तो जब भी पृष्ठ सतह के बारे में पूछे तो हमने क्या बोला? ओलिव ग्रीन रंग की होती है। तथा अनियमित धब्बे पाए जाते हैं। तथा अनियमित धब्बे पाए जाते हैं किसमें? पृष्ठ सतह में। पूछेगा गुरुजी, अगर पूछे कि भैया इसकी अधर सतह का रंग कैसा होता है? बड़े ध्यान से देखना। अगर मेंढक की अधर सतह को देखें तो ये अधर सतह है। इस अधर सतह का रंग जो होता है वो हल्का पीला होता है। तो हमने बोला इसका रंग कैसा? हमने कहा इसका हल्का पीला रंग है। अधर सतह का रंग कैसा? हमने बोला अधर सतह का रंग जो है वो हल्का पीला रंग है। बोला सर ठीक है। अब बताइए गुरुजी, हमने बोला हल्का पीला रंग है। अगर देखें तो ये मेरे पास मेंढक के कौन सी टांगे हैं? हमने बोला ये इसके जो दिखाई दे रहे हैं ये मेरे पास है अग्रपाद। ये कौन से पाद है? हमने बोला ये मेंढक के हैं अग्रपाद। ध्यान रखना, मेंढक में अग्रपाद कितने होते हैं? एक जोड़ी। कितने होते हैं? एक जोड़ी। और ये वाले जो मेरे पास है इनको अपन ने बोल दिया पश्चपाद। जब भी बोले पश्चपाद कितने होते हैं? हमने बोला ये पश्चपाद भी कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। ध्यान रखना, जब भी मेंढक में बात करके चले अग्रपाद के बारे में तो अग्रपाद एक जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं मेरे पास? एक जोड़ी होते हैं, वन पेयर। खास बात क्या थी? खास बात यह थी कि अग्रपाद एक जोड़ी है, लेकिन इन एक जोड़ी अग्रपाद को देखोगे तो यहां पे अंगुलियां कितनी है? 4। तो जब भी पूछे कितनी अंगुलियां, हमने बोला 4 अंगुलियां। 4 अंगुलियां उपस्थित। अग्रपाद में कितनी अंगुलियां उपस्थित है? 4 अंगुलियां उपस्थित है। और ये अग्रपाद कैसे होते हैं? हमने बोला छोटे तथा छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे। अग्रपाद छोटे होते हैं, 4 अंगुलियां पाई जाती है, लेकिन नाखून अनुपस्थित होते हैं। लेकिन अग्रपाद में नाखून नहीं पाए जाते, ना ही पश्चपाद में नाखून पाए जाते, क्योंकि नाखून आते हैं बाह्य कंकाल में। और हमने बोला था कि फ्रॉग में बाह्य कंकाल नहीं होता। अब बात करते हैं पश्चपाद की। बच्चे ये पश्चपाद जो थे ये भी कितने थे? आपने कहा सर एक जोड़ी थे, 1 पेयर थे। 1 पेयर थे। हमने बोला पश्चपाद 1 पेयर है, लेकिन ये पश्चपाद जो है इसमें 5 अंगुलियां होती है। कितनी अंगुलियां होती है? 5। हमने बोला कितनी अंगुलियां? हमने बोला 5 अंगुलियां। पश्चपाद में कितनी अंगुलियां? हमने बोला 5। अब बड़े ध्यान से देखना, इन पश्चपाद के अंगुलियों के बीच जाल दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? बोला हाँ, ये जाल एग्जैक्टली में तैरने में सहायता करता है। तो 5 अंगुलियां होती है और अंगुलियों के बीच क्या पाया जाता है? हमने बोला अंगुलियों के बीच जाल उपस्थित। जाल, अंगुलियों के बीच जाल जो होता है वो होता है उपस्थित।
पूछेगा ये जाल किसमें सहायता करता है, हमने कहा तैरने में सहायक। ये जो अपने पास जाल है ये तैरने में सहायता करता है। नेक्स्ट, अब देखिए फ्रॉग के ये आगे वाले पैर देखना, ये कैसे थे, छोटे, जबकि पीछे वाले क्या है, लंबे, और उनकी तुलना में ज्यादा मस्क्यूलर है, ज्यादा पेशी है। तो हमने बोला पश्चपाद जो है वो कैसे है, लंबे तथा पेशी। लंबे तथा पेशी कैसे हैं, लंबे तथा पेशी है। अब बड़े ध्यान से देखना, वो पूछेगा क्या अग्रपाद में जाल दिखाई दे रहा है आपको कि नहीं, अग्रपाद में कोई भी जाल दिखाई नहीं दे रहा, अग्रपाद में कोई भी जाल दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी जाल दिखाई नहीं दे रहा। किसमें, अग्रपाद में। अब पूछेगा अग्रपाद में अंगुलियां कितनी, हमने कहा 4 4 4, अंगुलियां कितनी, 4 4 4, काउंट कर लो 4 अंगुलियां कौन सी, हमने कहा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, हा कि ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कितनी उंगली है, 4। आप बड़े ध्यान से देखना, इस फ्रॉग के अग्रपाद की पहली उंगली में, अग्रपाद की कौन सी उंगली में, पहली उंगली में, हमने बोला ये मेरे पास अग्रपाद की पहली उंगली है, ये मेरे पास लाल लाल डॉट मारा, ये अग्रपाद की पहली उंगली है। बच्चे अग्रपाद की पहली अंगुली ये लीजिए, हमने बोला अग्रपाद की पहली अंगुली, हमने बोला ये मेरे पास है अग्रपाद की फर्स्ट अंगुली, ये मेरे पास अग्रपाद की पहली अंगुली है। बच्चे अग्रपाद की अगर पहली अंगुली को देखें तो हमने क्या देखा कि पहली अंगुली पर एक पैड, एक गद्दी नुमा संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं कोपुलेटरी पैड। क्या बोलते हैं, कोपुलेटरी पैड। तो हमने बोला अग्रपाद की पहली अंगुली पर क्या, नर में, किसमें, नर में, अग्रपाद की पहली अंगुली पर नर में, केवल नर में क्या पाया जाता है, कोपुलेटरी पैड। तो मैंने बोला नर मेंढक में, नर मेंढक में कोपुलेटरी पैड उपस्थित। केवल नर मेंढक के अग्रपाद की पहली अंगुली में कोपुलेटरी पैड क्या होता है, उपस्थित होता है। और ये कोपुलेटरी पैड किस में सहायता करता है, ये मैथुन में सहायता करता है। किस में सहायता करता है, हमने बोला मैथुन में सहायक। ये किसमें सहायक है, नर में मादा जब मैथुन करते हैं तो मैथुन में सहायक है कौन, कोपुलेटरी पैड। चले बड़े ध्यान से देखना, हमने कहा भैया ये अपने पास क्या था, मेंढक, और मेंढक को बड़े ध्यान से हम देख रहे हैं, उसके सिर के ऊपर आपको दिखाई दे रही है आंख। क्या दिखाई दे रही है, सिर के ऊपर आंख दिखाई दे रही है। आप बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको ये जो काले रंग वाले दिखाई दे रहे हैं ये मेंढक का नेत्र है। बोला गुरुजी ठीक है, ये मेंढक का नेत्र है, ये नेत्र है। और नेत्र के बिल्कुल बगल में आप देखिएगा, नेत्र के बिल्कुल बगल में ये पीला पीला सा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पीला पीला कुछ और नहीं, ये है ईयर ड्रम। क्या है बेटा, हमने बोला यही मेरे पास है टिम्पैनम, जिसको बोलते हैं ईयर ड्रम। और ईयर ड्रम जो होता है वो बाहर से दिखाई देता है और इसी की वजह से मेंढक सुनता है। तो ईयर ड्रम कहां है, नेत्र की बगल में स्थित है और बाहर से दिखाई देता है, बाहर से दिखाई देता है। देता है। बोला गुरुजी ठीक बात है। बोला सर और कोई खास बात, हमने कहा हमने क्या काम किया, ये मेंढक की स्किन को देखा, रंग रूप को देख लिया, हमने इस मेंढक को पकड़ के बाहर निकाला। ये लो जी, हम बात कर रहे हैं कि हमने मेंढक को पकड़ के और फिर बाहर निकाला और बाहर निकाल के अध्ययन किया। अध्ययन किया तो पता चला कि मेंढक का जो शरीर है उस मेंढक के शरीर के 2 भाग हैं। मेंढक के शरीर के कितने भाग हैं मेरे दोस्त, मेंढक के शरीर के केवल और केवल 2 भाग है, 2 भाग है। बोला सर मेंढक के शरीर के 2 भाग कौन से, मेंढक के शरीर के एक भाग को अपन बोलते हैं सिर। क्या बोलते हैं, सिर। और मेंढक के शरीर के दूसरे भाग को बोलते हैं धड़। तो मेंढक के शरीर के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं, सिर तथा धड़। मतलब मेंढक में पूंछ नहीं पाई जाती, पूंछ अनुपस्थित होती है।
बोला सर सिर पे किस किस चीज के बारे में बात करेंगे? अरे मेंढक के सिर पे हम 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। हम मस्त मस्त 2 नैनों के बारे में बात करेंगे जो दिल का चुरा लेते हैं चैन। हम उसके नाक के बारे में बात करेंगे और हम उसके कानों के बारे में बात करेंगे। हमने कहा मेंढक में जो आंख होती है वो 2 आंखें होती है जो कि गोलाकार होती है तथा करोटी के नेत्र कोटर में स्थित होती है। पूछेगा मेंढक की आंखें कैसी? संयुक्त आंखें की सरल आंखें? मेंढक की आंखें सरल आंखें है। कैसी आंखें? सरल नेत्र है। सरल नेत्र है। मेंढक की आंखें कैसी है? सरल नेत्र है। पूछेगा सर क्या मेंढक की आंखों पर पलकें पाई जाती है? मैंने कहा यस, मेंढक की आंखों पर पलकें उपस्थित होती है। और मैं बता दूं जैसे हम में क्या देखते हो, हमारा ऊपर वाला पलक जो होता है वो होता है गतिशील और नीचे वाला क्या होता है? फिक्स। यहां पे कहानी अलग है। पलकें उपस्थित है लेकिन ऊपरी पलक वो होता है अगतिशील। ऊपरी पलक जो होता है वो कैसा होता है? अगतिशील। और निचला पलक जो होता है वो होता है गतिशील। ऊपरी पलक जो होता है मेरे दोस्त वो होता है अगतिशील, जबकि निचला पलक कैसा होता है? गतिशील। किसमें? मेंढक में। इन 2 पलकों के अलावा एक और पलक है जो कि मेंढक की आंखों में पाया जाता है। इन 2 के अलावा एक और भी पलक है जो कि मेंढक की आंखों में पाया जाता है। उसे बोलते तीसरी पलक या निक्टिटेटिंग झिल्ली। तीसरी पलक या निक्टिटेटिंग झिल्ली। सवाल था गुरुजी ये तीसरी पलक ये निक्टिटेटिंग झिल्ली है क्या? बेटा जैसे आप याद करो हम पानी में जाते हैं, पानी में गहराई में तैरने वाले लोग हैं जो स्विमर्स वगैरह लोग हैं वो चश्मा का यूज करते हैं। किस लिए? ताकि पानी में आसानी से देख सके। तो एग्जैक्टली में ये जो तीसरी पलक है ये मेंढक का प्राकृतिक रूप से भगवान ने दिया एक चश्मा है जो क्या काम करता है? जो क्या काम करता है? हमने बोला जब मेंढक पानी में होता है तो ये जो तीसरी पलक है ये पलक आंखों को सुरक्षा प्रदान करती है। तो मैंने बोला ये तीसरी पलक क्या काम करती है? हमने बोला पानी में आंखों को सुरक्षा प्रदान करती है। पानी में आंखों को सुरक्षा प्रदान करती है। कौन सी पलक? तीसरी पलक। नेक्स्ट बात किया सर नाक के बारे में बताइए। बेटा मेंढक के सिर पे ही नाक पाया जाता है। जैसे हमारे नाक में 2 दैट इज 1 जोड़ी नासा छिद्र है, इसी तरह मेंढक में भी 1 जोड़ी नासा छिद्र है जो बाहर की साइड खुलते हैं। तीसरी चीज थी वो थी कान। बेटा जैसे हमारे कान में ये बाहर की साइड द्वार है, मेंढक में ऐसा द्वार नहीं होता। इसलिए हमने क्या लिखा कि मेंढक में बाह्य कर्ण द्वार जो है वो क्या होता है? अनुपस्थित। इनका तो कर्णपट है जिसको बोलते हैं ईयर ड्रम या टिम्पैनम, वो ही कान को दर्शाता है। और अभी मैंने इस डायग्राम में आपको समझाया कि आंख के बगल में ये क्या दिखाई दे रहा है? टिम्पैनम, जो कि बाहर से दिखाई दे रहा है। यही किसको दर्शा रहा है? यही कर्ण को दिखाई दर्शा रहा है और ये बाहर से दिखाई देता है। इसके अलावा मेंढक में अंतःकरण भी पाया जाता है। जब भी पूछे सर कान का क्या काम, तो याद रखना कान का मुख्य काम है वो है शरीर को संतुलन प्रदान करना, शरीर के संतुलन को बनाए रखना। सुनना तो कान का द्वितीय काम है। तो ध्यान रखना जंतु जगत में कान उत्पन्न हुए थे वो किस काम के लिए? शरीर का संतुलन बनाने के लिए उत्पन्न हुए थे। बाद में धीरे धीरे उद्ध विकास होता गया और सुनने की क्षमता भी विकसित हुई। तो कान का मुख्य काम क्या है? शरीर का संतुलन बनाना। और उसका दूसरा काम क्या है? सुनना। चले अब बात करते हैं सर शरीर का दूसरा भाग है वो है धड़। बेटा इसके धड़ भाग पे 2 जोड़ी टांगे पाई जाती है। कितने जोड़ी? 2 जोड़ी टांगे पाई जाती है। हमने बोला 2 जोड़ी टांगे हैं, बोला बिल्कुल। एक जोड़ी अग्रपाद और दूसरा जोड़ी पश्चपाद। मैं आपको बता चुका हूं अग्रपाद में कितनी उंगलियां? 4 उंगलियां। 4 उंगलियां, लेकिन नाखून नहीं है। पश्चपाद में कितनी उंगलियां? 5 उंगलियां, लेकिन नाखून नहीं है। अग्रपाद की अंगुलियां जो थी
अग्रपाद की जो अंगुलियां थी वो कैसी थी? छोटी। पश्चपाद की अग्रपाद जो थे वो कैसे थे? छोटे। पश्चपाद कैसे थे? लंबे तथा पेशीय। और अग्रपाद में, मेल में अग्रपाद की पहली अंगुली पर क्या पाया गया था? कोपुलेटरी पैड। जबकि पश्चपाद जो था, चाहे वो नर रहे चाहे मादा, उसमें अंगुलियों के बीच में क्या पाया गया था? जाल, वेब पाया गया था। आप बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको ये जो दिखाई दे रहा है, आपको ये जो दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, यस, ये जो दिखाई दे रहा है ये एग्जैक्टली में वेब है। वो क्या है? वेब, दैट इज जाल, जो कि अंगुलियों के बीच में पाया जाता है। और यही क्या करता है? तैरने में सहायता करता है, तैरने में सहायता करता है। चले, पूछेगा सर एक बात और बताओ। हमने कहा पूछो। आप कह रहे हो इसमें एक जोड़ी अग्रपाद पाए जाते हैं, एक जोड़ी पश्चपाद पाए जाते हैं। हमने कहा बिल्कुल। आप बताओ ये जो पाद जो थे, चाहे अग्रपाद रहे चाहे पश्चपाद रहे, आप हमें ये बताओ क्या ये पाद जो थे इनका काम क्या था? बेटा ये जो अग्रपाद पश्चपाद थे, इसकी जो लेग्स थी वो लेग्स चलने में सहायता कर रही थी, वो तैरने में भी सहायता कर रही थी। मेंढक फुदक फुदक के एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ये कूदने में भी सहायता कर रही थी, और ये बिल खोदने में भी सहायता कर रही थी। तो हमने बोला ये चलने, तैरने, कूदने तथा बिल खोदने में सहायक होती है। बिल खोदने में सहायक होती कौन? हमने बोला टांगे। चले भैया, ये हमने बाहर से देखने पे मेंढक कैसा दिखाई दे रहा है, ये पूरी की पूरी बात कर ली। अब एक बड़ा प्यारा सा सवाल आता है, गुरुजी हमने कहा बोलो रसगुल्ला आर्मी, सर आप ये बताओ कि अगर हम पूछे कि मेंढक का शरीर का तापमान बताओ, बॉडी का टेम्परेचर बताओ। भैया अगर मेंढक की बॉडी के टेम्परेचर के बारे में आप बात करोगे तो जोर का झटका है धीरे से लगा। बोलो गुरुजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमने कहा अगर मेंढक के शरीर के तापमान के बारे में आप पूछोगे तो हमने बोला कि मेंढक के शरीर का तापमान है वो मौसम के अनुसार बदलता रहता है, मौसम के अनुसार, बाहरी वातावरण के अनुसार परिवर्तनशील है। कैसे? अगर गर्मियों में वातावरण का टेम्परेचर बढ़ा तो ये भी थोड़ा सा टेम्परेचर शरीर का बढ़ा लेता है, लेकिन थोड़ा सा। सर्दियों में वातावरण का टेम्परेचर घटा तो ये भी शरीर का टेम्परेचर थोड़ा सा घटा लेता है। मतलब ये शरीर का तापमान जो है वो कैसा है? परिवर्तनशील है, लेकिन परिवर्तन थोड़ा कि ज्यादा, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर सकता है, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकता। तो जब भी बोले मेंढक की बॉडी का टेम्परेचर, हमने बोला परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील। शरीर का तापमान परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है, पूछेगा परिवर्तनशील तो है लेकिन थोड़ा कि बहुत ज्यादा। आप कहोगे नैरो रेंज में। कैसे? नैरो रेंज में बस थोड़ा सा परिवर्तन कर सकता है, थोड़ा सा परिवर्तन कर सकता है। मतलब वो कहेगा कि वातावरणीय परिस्थितियों के हिसाब से क्या ये अपने शरीर का तापमान बदलते हैं? आप कहोगे हां। तो अगर मेंढक से पूछोगे कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, तो मेंढक कहेगा हां। अगर वातावरणीय परिस्थितियों में जिंदा रहना है तो मुझे शरीर के तापमान में परिवर्तन करना पड़ेगा। याद करो हमने पढ़ा था कि दुनिया बदले बदले पर मां का टेम्परेचर कभी ना बदले। एम फॉर मैमल्स, ए फॉर एव्स, दैट इज बर्ड्स। मैमल्स और एवीज के शरीर का तापमान कभी नहीं बदलता, हर मौसम में एक समान रहता है। और ऐसे जंतु जिनके शरीर का तापमान हर मौसम में एक समान होता है उन्हें बोलते हैं समतापी। क्या बोलते हैं? समतापी। लेकिन मेंढक के शरीर का तापमान कैसा है? परिवर्तनशील। तो इसे क्या कहते हैं? हमने बोला अतः ये कैसे जंतु है? हमने बोला असमतापी। असमतापी, असमतापी, या मैं कहूं पोइकिलोथर्मिक जंतु।
ये असमतापी है, पोइकिलोथर्मिक जंतु है, पोइकिलोथर्मिक जंतु है, असमतापी जंतु है। सवाल था गुरुजी एक बात बताओ, आपने बोला ये शरीर के तापमान में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकता है, बोला हां, मतलब ये था कि अगर गर्मी बहुत बहुत ज्यादा पड़ रही है तो भैया बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो ये सहन नहीं कर पाएगा, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी तो भी ये सहन नहीं कर पाएगा। आप देखो जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तो क्या होता है, बहुत गर्मी से बचने के लिए भी ये जमीन में गहराई में चला जाता है, बिल बना के रहता है, बिल बना के जमीन में गहराई में चला जाता है और उसे बोलते हैं ग्रीष्म निद्रा। क्या बोलते हैं? ग्रीष्म निद्रा। और जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो उस बहुत ज्यादा सर्दी से बचाने के लिए भी ये जमीन में गहराई में चले जाते हैं, उसे बोलते हैं अपन शीत निद्रा। तो जब भी बोले दो टर्म अपने पास आई, ग्रीष्म निद्रा, ग्रीष्म निद्रा जिसको बोलते हैं एस्टिवेशन, एंड दूसरी टर्म मेरे पास आई, वो टर्म आई शीत निद्रा जिसको बोलते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या है? ग्रीष्म निद्रा। ये क्या काम करती है? हमने बोला ग्रीष्म निद्रा में मेंढक जमीन में गहराई में चला जाता है, किससे बचने के लिए? तेज गर्मी से बचाती है। हमने बोला तेज गर्मी से बचने के लिए बिल में चला जाता है। दूसरा पूछेगा शीत निद्रा, हमने बोला तेज सर्दी से बचने के लिए, बिल में चला जाता है। तो जब भी पूछे बताओ ग्रीष्म निद्रा किसे कहते हैं, सब कहोगे तेज सर्दी से बचने के लिए जीव कहां चला गया? बिल में चला गया, गहरे बिल में चला गया, तो उसे बोल दिया शीत निद्रा। और तेज गर्मी से बचने के लिए गहरे बिल में चला गया तो उसे क्या बोल दिया? ग्रीष्म निद्रा। क्या बोल दिया? ग्रीष्म निद्रा। याद रखना। अब सवाल था गुरुजी, हमें यह तो पता हुआ कि मेंढक असमतापी है, ना तो तेज गर्मी को सहन कर सकता है ना ही तेज सर्दी को सहन कर सकता है। तेज गर्मी हुई तो भैया वो कहेगा कि शरीर का टेम्परेचर बदल लिया, अब मुझसे ना हो पाएगा, तो तेज गर्मी से बचने के लिए गहरे बिल बनाएगा, उसमें चला गया। अगर तेज सर्दी हुई तो कहेगा अब मुझसे ना हो पाएगा, उससे बचने के लिए जमीन में गहराई में बिल में चला गया और वहां आराम से रहेगा। चले भैया नेक्स्ट। अब सवाल था सर एक बात हमें बताओ, क्या अगर हमसे कोई पूछे कि भैया ये जो मेरे पास फ्रॉग था, ये मेंढक था, इसके पाचन तंत्र के बारे में बताओ, इसके किसके बारे में बताओ? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताओ, पाचन तंत्र के बारे में बताओ। ये लीजिए हम बात करते हैं पाचन तंत्र के बारे में। बच्चे जब भी हमसे कोई पूछे कि भैया मेंढक का पाचन तंत्र के बारे में बताओ, ये लो मेंढक का पाचन तंत्र जो होता है वो होता है पूर्ण पाचन तंत्र। कैसा पाचन तंत्र होता है? हमने बोला मेंढक का पाचन तंत्र जो होता है वो होता है पूर्ण पाचन तंत्र। याद करो, पूर्ण पाचन तंत्र वो पाचन तंत्र होता है जिसके दो अलग अलग द्वार होते हैं, मुख अलग और गुदा अलग, उसे बोलते हैं पूर्ण पाचन तंत्र। अब इसके पाचन तंत्र के दो भाग हैं, एक भाग को बोलते हैं आहार नाल और दूसरा भाग है वो मेरे पास है पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां, इन दो चीजों से मिलके क्या बनता है? वो इसका पाचन तंत्र बनता है। सवाल था गुरुजी आपने बोला पाचन तंत्र दो चीजों से मिलके बनता है, आहार नाल और पाचन ग्रंथियां, लेकिन सर आपने बोला था मेंढक एक
मांसाहारी जंतु है। अगर आहार नाल की लंबाई के बारे में बात करें, यस, अगर हमसे कोई कहे कि आप हमें बताओ आहार नाल की लंबाई के बारे में, आहार नाल की लंबाई के बारे में बताओ, तो ध्यान रखना बेटा, शाकाहारी जंतुओं के आहार नाल की लंबाई क्या होती है? ज्यादा। तो हमने बोला शाकाहारी जंतु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी जो दिखाई दे रही है, शाकाहारी जंतु जो है उनमें आहार नाल की लंबाई ज्यादा होती है। किसकी तुलना में? मांसाहारी जंतु की तुलना में। मांसाहारी जंतु की तुलना में आहार नाल की लंबाई शाकाहारी जंतुओं में क्या होती है? ज्यादा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस। चले भैया, सवाल था, चलो सर ठीक है। आपने बोला पूर्ण पाचन तंत्र है, शाकाहारी जंतुओं में आहार नाल की लंबाई ज्यादा, मांसाहारी में कम। क्या अपन इसके पाचन तंत्र की पूरी कहानी पढ़ सकते हैं कि इसमें भोजन का पाचन कैसे होता है? हमने कहा बिल्कुल पढ़ सकते हैं। बड़े ध्यान से देखो, हमने आपके सामने बनाया कि ये मेरे पास मेंढक है और ये मेंढक का पूर्ण पाचन तंत्र है। मेंढक के हमने बोला पूर्ण पाचन तंत्र को अपन देखें बड़े ध्यान से, तो इत्मीनान से, तो हमें पता चला कि मेंढक में ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरे पास है मुख गुहा। ये मेरे पास है मुख गुहा। ये लीजिए, हमने बोला मेंढक का ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ये मेरे पास है मुख गुहा। ये मुख गुहा है। हमने बोला ये जो भाग आपको बीच में दिखाई दे रहा है, यस, ये वाला जो भाग है, ये मेरे पास भाग है, इस भाग को बोलते ग्रसनी। ग्रसनी। इसका ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपको मेरे दोस्त, ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, इस वाले भाग को बोलते ग्रसिका, जिसको आप बोलते हो ईसोफेगस। ग्रसिका। हमने बोला इसका ये जो गुलाबी रंग का जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये गुलाबी रंग का भाग कुछ और नहीं, यही मेरे पास है आमाशय। आमाशय। ये आमाशय जाके कहां पे खुल रहा है? हाँ जी, यही कंसेप्ट खुल रहा है इस इंटेस्टाइन में, छोटी आंत्र में। ये आमाशय जाके खुल रहा है, ये खुल रहा है छोटी आंत्र में। और छोटी आंत्र का ये जो पहला भाग जो मैंने सफेद रंग से, ये जो छोटी आंत्र का पहला भाग जो मैंने आपके सामने इस सफेद रंग से बना दिया है, इस छोटी आंत्र का ये पहला भाग जो मैंने आपके सामने सफेद रंग से बना दिया है, आमाशय जाके खुला छोटी आंत्र में। छोटी आंत्र के इसी भाग को अपन बोलते हैं ड्यूओडेनम। क्या बोलते हैं? ड्यूओडेनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। ये छोटी आंत्र का भाग है, इस भाग को अपन बोलते हैं ड्यूडेनम, जो कि यू आकार का है। ये ड्यूडेनम आगे जाके छोटी आंत्र के अगले भाग में कंटिन्यू हुआ और इस अगले भाग को बोलते हैं इलियम। तो जब भी बोले ये भाग क्या है, हमने कहा ये इसकी छोटी आंत्र है, दैट इज इंटेस्टाइन है। और इस इंटेस्टाइन के कितने भाग? दो भाग। दो भाग। इन दोनों भागों को मिला के हम बोल देते हैं आंत्र। इन दोनों भागों को मिला के क्या बोलते हैं? इन दोनों भागों को मिला के बोलते हैं आंत्र। इसका ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये छोटी आंत्र जाके बड़ी आंत्र में खुलती है, इसे बोलते हैं मलाशय। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं मलाशय। इसे क्या बोलते हैं? मलाशय। और ये मलाशय आगे जाके किस में कंटिन्यू हुआ? ये मलाशय आगे जाके कंटिन्यू हुआ, वो हुआ क्लोका में। किस में जाके कंटिन्यू हुआ? वो हुआ क्लोका में। क्लोका को बोलते हैं अवस्कर और इसको बोलते हैं अवस्कर छिद्र। अवस्कर छिद्र। बोला सर, ठीक है। अब एक एक करके अपन बात करते हैं, बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला यहां पे देखिए, ये मेरे पास इस मेंढक की जीभ है। ये क्या है? मेंढक की जीभ है।
बच्चे मेंढक की जीभ की क्या कहानी है कि मेंढक की जीभ जो है उसमें दो पालियां होती है, दो लोब होते हैं। तो कैसी जीभ है? द्विपालित जीभ, जो कि भोजन को या कीटों को पकड़ने में सहायक है। तो हमने बोला ये मेरे पास क्या है? द्विपालित जीभ। किसमें? हमने बोला भोजन को पकड़ने में सहायक। जो कि भोजन को पकड़ने में क्या है? सहायक है। ये रही द्विपाली जीभ। बोला सर ठीक है, कैसे? हमने बोला कि मान लो आप ये मेरे पास कोई इंसेक्ट है। हमने मान लिया ये मेरे पास क्या है? हमने मान लिया ये मेरे पास कोई फूड, या मैंने कहा कोई कीट है। हमने बोला ये मेरे पास कोई भोजन है, कोई फूड है या कीट है। हमने बोला इसने जीभ की सहायता से इसको पकड़ा और पकड़ के इसको अंतर्ग्रहण किया। ये लो भाई, ये लीजिए, ये कीट जो था इसको जीभ की सहायता से पकड़ा और पकड़ के इसको अंतर्ग्रहण किया। ये लो, पकड़ के और इसको क्या किया? अंतर्ग्रहण किया। जब इस कीट को पकड़ के अंतर्ग्रहण किया तो पहले कहां गया? मुख गुहा में। मुख गुहा के बाद कहां गया? मुख गुहा के बाद ये गया कहां पे? ग्रसनी में। और ग्रसनी से होता हुआ ये इसकी ईसोफेगस में, मेंढक की ईसोफेगस में घुसा। ईसोफेगस आगे जाके कहां खुला? आमाशय में खुला। ये लो, आमाशय में खुला। अब देखो ये भोजन कहां पहुंचा? ये मेंढक के आमाशय में पहुंचा। और याद करो आमाशय में तो जठरीय रस पाया जाता है जिसमें HCl भी पाया जाता है। तो हमने बोला इस आमाशय की भित्ति से स्रावण होने लगा। किसका स्रावण होने लगा? HCl प्लस जठरीय रस का। जब आमाशय की भित्ति से HCl प्लस जठरीय रस निकला और वो जाके किस पे गिरा? हमने बोला ये सारा का सारा मटेरियल जाके जो ही इस भोजन पे, इस भोजन के संपर्क में आया तो उसने क्या काम किया? इस भोजन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ डाला। ये लो, तो हमने बोला कि आमाशय में HCl और जठरीय रस के एंजाइमों ने जिस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ डाला, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? हमने बोला यही मेरे पास है काइम, जो कि आंशिक रूप से पचित भोजन है। इसे ही क्या बोला? काइम। फिर क्या हुआ? आमाशय से ये काइम जो था ये धीरे 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 कहां गया? छोटी आंत्र में गया। ये लो, छोटी आंत्र के सबसे पहले भाग में पहुंचा, ड्यूडेनम भाग में। कौन से भाग में पहुंचा? ड्यूडेनम भाग में पहुंचा। ड्यूडेनम किसका भाग है? हमने बोला छोटी आंत्र का। हमने क्या देखा? इस ड्यूडेनम में अपने पास अग्नाशय रस भी आता है और इसमें पित्त रस भी आता है। दोनों ही रस आते हैं। किसमें? इस ड्यूडेनम में। कहां से आया? याद करो, ये मान लीजिए हमने माना ये मेंढक का क्या है भैया? लीवर है। ये मेंढक का लीवर है। इस मेंढक के लीवर से ये लीजिए नलिका निकली, ये लीजिए नलिका निकली। ये लो, ये नलिका निकली कहां से? मेंढक के लीवर से। ये लो, हमने बोला ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास है पैंक्रियास। हमने बोला यहां पे बड़े ध्यान से देखना, ये मेंढक का क्या है? ये मेंढक का लीवर है। लीवर किसको बोलते हैं? यकृत को। ये मेरे पास क्या है? ये थैली के समान संरचना है। ये मेरे पास है पीताशय। ध्यान रखना, ये मेरे पास है पीताशय। आपको ये गुलाबी रंग की संरचना जो दिखाई दे रही है, ये मेरे पास है अग्नाशय। ये मेरे पास क्या है? अग्नाशय। हमने बोला जब भी बोले यकृत क्या काम करता है? यहां पे पित्त रस का संश्लेषण होता है। हमने बोला पित्त रस का निर्माण करता है।
निर्माण करता है। जब भी बोले बताओ पित्त रस का निर्माण कौन करता है, आप कहोगे यकृत। और वो पित्त रस स्टोर कहां होता है, हमने बोला पित्त रस का संग्रहण करता है कौन, पित्ताशय। तो पित्ताशय का क्या काम है, पित्त रस का संग्रहण करना। ये किसका काम है, ये काम है पित्ताशय का। यहां पे देखो ये मेरे पास जो दिखाई दे रहा है, ये मेरे पास है अग्नाशय। सवाल पूछेगा सर ये अग्नाशय क्या काम करता है। बेटा अग्नाशय से अग्नाशय रस का स्रावण होता है और उस अग्नाशय रस में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन पाचन के एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो हमने बोला ये क्या काम करता है, मैंने बोला ये अग्नाशय रस का स्रावण करना। ये काम किसका है, अग्नाशय का है। और इस अग्नाशय रस में क्या पाए जाते हैं, हमने बोला इस अग्नाशय रस में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन पाचन के एंजाइम उपस्थित है। तो हमने बोला इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन पाचन के एंजाइम वो क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। बोला सर ठीक है। हमने बोला यहां से आया अग्नाशय रस, यहां से आया अग्नाशय रस, यहां से आया पित्त रस, और ये दोनों के दोनों इस नलिका के द्वारा जाके खुले किसमें, ड्यूडेनम में। और इस नलिका को क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। तो एनसीईआरटी लिखा ये वाली नलिका जो है ये मेरे पास है कॉमन बाइल डक्ट। तो जब भी पूछे बताओ अग्नाशय रस तथा पित्त रस कौन सी नलिका के द्वारा ड्यूडेनम में मुक्त किए जाते हैं, आप कहोगे कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा ड्यूडेनम में मुक्त किए जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने बोला इस अग्नाशय रस ने इस भोजन का पाचन किया और फिर ये भोजन कहां पहुंचा, हमने पहुंचा, ये पहुंचा इलियम में। जब ये भोजन इलियम में पहुंचा तो इलियम में क्या हुआ, हमने बोला इलियम वाला जो भाग था, इस इलियम वाले भाग में इस पचित भोजन का अवशोषण हुआ। इस पचित भोजन का क्या हुआ बेटा, अवशोषण कहां पर हुआ, इलियम वाले भाग में हुआ। तो यहां पे बड़े ध्यान से देखना, जब भी आंत्र के बारे में बात करके चले तो आंत्र में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, साथ ही साथ भोजन का, पचित भोजन का क्या होता है, अवशोषण। और याद करो भोजन के अवशोषण के लिए क्या चाहिए, विलाई चाहिए, माइक्रोविलाई चाहिए। तो ध्यान रखना इस आंत्र में विलाई तथा माइक्रोविलाई क्या है, हमने बोला विलाई तथा माइक्रोविलाई ये दोनों के दोनों क्या है, उपस्थित। हमने बोला इस आंत्र में विलाई तथा माइक्रोविलाई क्या है, उपस्थित। और ये माइक्रोविलाई और विलाई क्या काम करते हैं, हमने बोला सतही क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, सतही क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। अरे जब सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा तो भोजन का अवशोषण क्या होगा, ज्यादा भोजन के अवशोषण में सहायक। ये भोजन के अवशोषण में सहायक है। बोला सर ठीक है। अब जितना पचित भोजन का अवशोषण होना था वो हो गया। अब अपने पास बहुत सारा मटेरियल ऐसा बचा होगा जिसका पाचन नहीं हुआ, जो बिना पचा रह गया। वो बिना पचा जो फूड मटेरियल था वो इस इंटेस्टाइन से निकल के गया मलाशय में। मलाशय में गया, ये क्या था, ये मेरे पास है अपचित ठोस अपशिष्ट। ये मेरे पास है अपचित ठोस अपशिष्ट। ये अपचित ठोस अपशिष्ट जो था इसका संग्रहण कहां हुआ, मलाशय में। तो जब भी पूछे मलाशय क्या काम करता है, हमने बोला मलाशय का नाम है मल का संग्रहण करना।
मल का संग्रहण करना, यही काम किसका है? मलाशय का। और ये मलाशय किस में जाके खुला? क्लोका में खुला, और क्लोका अवस्कर छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर खुला। अब सवाल था, सर आप ये बताइए ये क्लोका है क्या? बेटा क्लोका एक छोटा सा कक्ष है। इस कक्ष को देखेंगे तो इस कक्ष में टोटल मिला के 3 तरह की ओपनिंग खुलती है। तो जब भी बात करके चले क्लोका के बारे में, तो इस क्लोका में 3 तरह की ओपनिंग पाई जाती है। बोला क्या? इसी में जाके देखो एनस खुलता है, जिसको आप बोलते हो गुदा। क्लोका किससे मिलके बना है? गुदा जाके इसी में खुलता है। नेक्स्ट, उत्सर्जी छिद्र यहीं पे खुलता है। और हमने बोला प्लस जनन छिद्र, वो भी यहीं पे खुलता है। इन तीनों से मिलके क्या बनता है? क्लोका। तो जब भी पूछे बताओ फ्रॉग के क्लोका में कितनी तरह के द्वार खुल सकते हैं या खुलते हैं, आप कहोगे 3 तरह के। गुदा से मल भी कहां मुक्त होगा? क्लोका। फिर क्लोकल छिद्र के द्वारा बाहर निकलेगा। इस क्लोका में ही आके क्या गिरेगा? मूत्र, और वो अवस्कर छिद्र के द्वारा बाहर निकलेगा। यहीं पे क्या आएंगे? गैमिट, और वो अवस्कर छिद्र के द्वारा बाहर निकलेंगे। तो इन तीनों से मिलके क्या बनता है? क्लोका। क्लोका क्लोका बनता है। यही पूरा का पूरा पाचन तंत्र है। किसका? इस बेचारे मेंढक का। चले भैया नेक्स्ट, इस पाचन तंत्र से आगे बात करते हैं। मेंढक के पाचन तंत्र के बाद अगला मेरे पास आता है श्वसन तंत्र। बच्चे सवाल ये पूछेगा कि सर आप एक बात बताओ, मेंढक में श्वसन किसके द्वारा होता है? ये लीजिए, जब भी बात करके चले मेंढक में श्वसन के बारे में, तो याद करो हमने बोला था मेंढक जो है वो पानी में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है, लैंड पर भी रह सकता है। तो सबसे पहले श्वसन हमने बोला जल में। ध्यान रखना, मेंढक जब भी पानी के अंदर रहेगा वो श्वसन करेगा केवल और केवल स्किन द्वारा, दैट इज त्वचा द्वारा। पानी में श्वसन किसके द्वारा करेगा? त्वचा द्वारा श्वसन करेगा। और जब कोई जंतु त्वचा के द्वारा श्वसन करता है तो उसे बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, दैट इज त्वचा द्वारा श्वसन। नेक्स्ट, अगर मेंढक स्थल पर है तो जल में तो इसके द्वारा। अब जब भी पूछे स्थल पर, जब भी मेंढक स्थल पर है तो स्थल पर श्वसन जो है वो 3 संरचनाओं के द्वारा कर सकता है। सबसे पहला हमने बोला फेफड़े के द्वारा, बेटा मेंढक फेफड़े द्वारा जो श्वसन करता है उस श्वसन को बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, त्वचा द्वारा, जिसको हमने बोल दिया क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। एंड तीसरा मुख गुहा द्वारा। इन 3 तरीके से श्वसन कर सकता है। ध्यान रखना, जो कुल श्वसन है उसका लगभग 55% श्वसन जो था वो तो ये किसके द्वारा कर देगा? वो कर देगा फेफड़े के द्वारा। कुल श्वसन का लगभग 36% श्वसन है स्थल पे, वो किसके द्वारा करेगा? त्वचा के द्वारा। और कुल श्वसन का लगभग 9% जो था वो किसके द्वारा करेगा? मुख गुहा के द्वारा। तो कहने का मतलब कि चाहे मेंढक जल में हो चाहे स्थल पर, हर हाल में त्वचा के द्वारा तो श्वसन करेगा। सवाल था गुरुजी बात तो ठीक है, लेकिन मेंढक ग्रीष्म निद्रा में जा रहा था, शीत निद्रा में जा रहा था, तब तो हमने बोला बात करते हैं ग्रीष्म निद्रा तथा शीत निद्रा में। ग्रीष्म निद्रा तथा शीत निद्रा में जब भी मेंढक ग्रीष्म निद्रा या शीत निद्रा में होता है तो इस अवस्था में श्वसन करता है, वो करता है त्वचा के द्वारा श्वसन।
तो वो किसके द्वारा श्वसन करता है? त्वचा के द्वारा। तो इसका मतलब यह हुआ कि चाहे मेंढक पानी में रहे, चाहे स्थल पर रहे, चाहे ग्रीष्म निद्रा में रहे, चाहे शीत निद्रा में रहे, हर हाल में किसके द्वारा श्वसन करेगा? त्वचा के द्वारा श्वसन करेगा, त्वचा के द्वारा श्वसन करेगा। चले, सवाल था गुरु जी एक बात बताओ। हमने कहा जी पूछो, इस मेंढक के फेफड़े के बारे में बताओ। भाई मेंढक का अगर कोई पूछे फेफड़ा कैसा होता है, तो हमने बोला मेंढक में एक जोड़ी फेफड़ा पाया जाता है। कैसे रंग का? गुलाबी रंग का। और वो कहां पर पाया जाता है? इसके धड़ के ऊपरी भाग में स्थित होता है। पूछेगा गुरु जी फेफड़े में वायु कहां से प्रवेश करती है? हमने बोला ये अपने पास है बाहरी वायु, ये अपने पास क्या है? बाहरी वायु। हमने बोला ये बाहरी वायु सबसे पहले जाती है, वो वायु जाती है बाह्य नासा छिद्र में। ये लीजिए बाह्य नासा छिद्र, जो कि एक जोड़ी थे। इन बाह्य नासा छिद्र के द्वारा ये जाती है मुख गुहा में। कहां जाती है? मुख गुहा में। और इस मुख गुहा से जाती है लंग्स में। मुख गुहा से कहां जाती है? लंग्स में जाती है, फेफड़े में जाती है। ये बाहरी वायु का फेफड़े में जाने का पूरा मार्ग है। चले, सवाल था गुरुजी ठीक है, हमने इसके श्वसन तंत्र के बारे में बात कर ली। श्वसन तंत्र के बारे में बाद आप बताओ इसके परिसंचरण तंत्र के बारे में। भैया ध्यान देना, जब भी पूछे मेंढक के परिसंचरण तंत्र के बारे में, तो इसके परिसंचरण तंत्र के दो भाग है। एक है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जिसमें बहने वाला द्रव पदार्थ होता है, वो रक्त होता है। और दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें बहने वाला द्रव जो होता है वो लस्सी का होता है, लिम्फ होता है। बड़े ध्यान से देखना, जब भी बोले कि भैया ब्लड वाला जो था, दैट इज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो था, उसके बारे में बताओ। बेटा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में तीन चीजें शामिल है, हार्ट, दिल है मुश्किल, ब्लड एंड रक्त वाहिनियां। सबसे पहले जब भी बात करके चले मेंढक के दिल के बारे में, तो याद करो मेंढक कोरडेटा का सदस्य है, और कोरडेटा में अधर पेशीय हृदय होता है। तो हमने बोला ये कैसा होता है? हमने बोला ये अपने पास होता है अधर तथा पेशीय हृदय। हृदय पूछेगा मेंढक का हृदय जो था उसके चारों तरफ कोई आवरण है? हां भैया, हमारे हृदय के चारों तरफ कौन सा आवरण है? पेरिकार्डियम। तो इसका भी हृदय किससे घिरा होता है? हमने बोला पेरिकार्डियम से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? हमने बोला पेरिकार्डियम से घिरा होता है। बोला ठीक बात है। अगला था सर इसके हृदय में कितने कक्ष है? 3। हमने बोला हृदय में कितने कक्ष? हमने बोला 3 कक्षीय हृदय। इसके हृदय में 3 कक्ष है। बोला सर ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा क्या था? ब्लड। जब भी बोले कि सर अगर आप इसके ब्लड को देखें तो ब्लड के बारे में क्या खास बात है? हमने बोला भैया ब्लड के बारे में खास बात है कि इसके ब्लड में 2 चीजें हमें दिखाई देगी। पहली चीज तो ब्लड में दिखाई देगा कि ब्लड में कितनी चीजों से बना है। हमने बोला 2 चीजें। पहली चीज तो होती है प्लाज्मा, एंड दूसरी चीज होती है वो अपने पास होती है ब्लड सेल्स। इन 2 चीजों से मिलके बना है इसका रक्त। इन 2 चीजों से मिलके बना है इसका रक्त। पूछेगा सर ब्लड सेल्स में कौन कौन सी? अरे भैया ब्लड सेल्स में अपने पास है आरबीसी, हमारे पास है डब्ल्यूबीसी, हमारे पास है प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार की ब्लड सेल्स है। अब खास बात मैं आपको बता दूं कि मेंढक की अगर आरबीसी को हमारी आरबीसी से तुलना करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी हमारी आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें भी हीमोग्लोबिन उपस्थित।
लेकिन हमारी आरबीसी जो थी उसमें केंद्रक नहीं होता, लेकिन यहां पे आरबीसी में केंद्रक जो होता है वो केंद्रक भी क्या होता है, यहां पे केंद्रक भी होता है, वो होता है उपस्थित। यहां पे केंद्रक भी क्या होता है, उपस्थित होता है। नेक्स्ट पूछेगा सर लसिका के बारे में क्या खास बात है। हमने बोला लसिका तंत्र में अपने पास लिम्फ है जिसको अपन बोलते हैं लसिका। पूरा का पूरा लसिका के बहने का मार्ग है, नलिकाएं हैं जिनको बोल दिया लिम्फ चैनल्स, और तीसरा मेरे पास है लिम्फ नोड, लसिका की गांठें। अब हमारी एनसीईआरटी ने सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रखी है, वो किसके बारे में, वो इस लसिका के बारे में बात कर रखी है। हमारी एनसीईआरटी ने जो बात कर रखी है वो किसके बारे में, इस लसिका के बारे में कर रखी है। बोला ये लसिका जो होता है ये रक्त से भिन्न होता है। लसिका क्या होता है, हमने बोला ये रक्त से भिन्न होता है। ये लसिका जो है ये रक्त से क्या होता है, भिन्न होता है। हमने बोला भैया क्या भिन्नता है, बता रक्त में और लसिका में क्या भिन्नता है। बोला जी भिन्नता तो है। हमने कहा क्या, बोला पहली बात कि ये लसिका जो था इस लसिका में आरबीसी नहीं होती। हमने बोला आरबीसी जो है वो आरबीसी क्या होती है, अनुपस्थित, जबकि रक्त में आरबीसी पाई जाती है, पहली बात। दूसरी, इस लसिका में बड़े आकार की प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होती, तो हमने बोला इसमें कुछ प्रोटीन्स जो है वो प्रोटीन्स भी क्या होती है, अनुपस्थित होती है, तो नहीं होती, जबकि रक्त में बड़े आकार की प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है। ये तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा होगा 11th क्लास में, जब बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा उसमें पढ़ा होगा। यही दो खास बात है जो आपको याद रखनी है। अब आपने कहा गुरुजी आप बोल रहे हो कि मेंढक के हार्ट में कितने कक्ष, हमने बोला 3 कक्ष। 3 कक्ष, बोला कौन कौन से, बड़े ध्यान से देखो, हम यही बात करते हैं। हमने बोला अगर हमसे कोई कहे ए मेंढक तेरे हार्ट के बारे में बता, तो मेंढक क्या बोला कि मेरा जो दिल है उसमें टोटल मिला के कितने कक्ष, हमने बोला उसमें टोटल मिला के 3 कक्ष। कितने कक्ष, 3 कक्ष। बोला भैया 3 कक्ष कौन सा, हमने बोला 3 कक्ष को देखोगे तो यहां 2 तो आएंगे आलिंद और एक आएगा, वो एक आएगा नीले। 2 तो आएंगे आलिंद और एक क्या आएगा, नीले। इन 3 कक्षों से बन के बना है क्या, मेंढक का दिल। बड़े ध्यान से देखो, अगर आप मेंढक के दिल को ही देख रहे हैं तो फिर इत्मीनान से देखिए जनाब, ये मेंढक के दिल में आलिंद है। ये एल ए का मतलब लेफ्ट वाला आलिंद, आर ए का मतलब राइट वाला आलिंद, और वी मतलब वेंट्रिकल, वेंट्रिकल मतलब नीले। याद रखना लेफ्ट वाला आलिंद जो होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये मेरे पास है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। जबकि राइट वाला आलिंद है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ध्यान रखना कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब कहानी को बड़े ध्यान से देखना। हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है राइट वाला आलिंद, इस राइट वाले आलिंद में यहां पे देखो ये त्रिभुजाकार संरचना दिखाई दे रही होगी। इस त्रिभुजाकार संरचना को बोलते हैं साइनस वेनोसस। ये जो त्रिभुजाकार संरचना दिखाई दे रही है, इस त्रिभुजाकार संरचना क्या बोलते हैं, साइनस वेनोसस। तो जब भी बोले साइनस वेनोसस है क्या, हमने बोला ये अपने पास त्रिभुजाकार संरचना है। संरचना है। पूछेगा इस त्रिभुजाकार संरचना कहां पर स्थित होती है, हमने बोला ये राइट वाले आलिंद की पृष्ठ सतह पर स्थित। हमने बोला कहां पे, हमने बोला आर ए का मतलब राइट वाला एट्रियम, राइट वाले आलिंद की पृष्ठ सतह पर। राइट वाले आलिंद की पृष्ठ सतह पर स्थित। बोला इसकी क्या खास बात है,
हमने बोला यहां पे देखो, ये मेरे पास साइनस वेनोसस जो था, इसकी खास बात थी, इसमें ये पीले रंग की नलिका आके खुल रही थी। इसको बोलते हैं अग्र महाशिरा। अग्र महाशिरा। हमने बोला ये नीले रंग की दूसरी आपको दिखाई दे रही है, ये वाली नीले रंग की, इसको अपन बोलते हैं पश्चिम महाशिरा। पश्चिम महाशिरा। याद करो, ये अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा कैसा रक्त लेके आती है? अरे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, और वो कहां खुलती है? साइनस वेनोसस में। तो हमने बोला अग्र महाशिरा में कैसा रक्त? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पश्चिम महाशिरा में कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर वो किस में खुली? साइनस वेनोसस में खुली। और हमने बोला ये साइनस वेनोसस किस में खुला? राइट आलिंद में खुला। तो मैंने बोला ये महाशिराओं से आने वाले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट आलिंद आरए में डालता है। कौन डाल रहा है? हमने बोला साइनस वेनोसस। चले भैया नेक्स्ट। अब यहां पे देखो, राइट वाला आलिंद जो है वो किसमें खुला? हमने बोला राइट वाला आलिंद जो था ये वेंट्रिकल में खुला, ये लो। लेफ्ट वाला आलिंद भी कहां खुला? वेंट्रिकल में खुला। तो लेफ्ट वाले आलिंद से कैसा रक्त आया? लेफ्ट वाले आलिंद से कैसा रक्त आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट वाले आलिंद से कैसा आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये दोनों के दोनों रक्त आके किस में मिल गए? वो मिल गए वेंट्रिकल में। अरे वेंट्रिकल में जब ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिल गए तो ब्लड कैसा हो गया? हमने बोला अपने पास हो गया मिक्स्ड ब्लड। कैसा ब्लड हो गया? हमारे पास हो गया मिक्स्ड ब्लड। अब जब वेंट्रिकल में संकुचन होगा तो वेंट्रिकल में संकुचन के समय ये मिक्स्ड ब्लड कहां जाएगा? वेंट्रिकल से ये मिक्स्ड ब्लड इस पीले रंग की नलिका में जाएगा। और इस पीले रंग की नलिका को अपन बोलते हैं क्या? कोनस आर्टरियोसस। इसी को बोलते हैं कोनस आर्टरियोसस। तो जब भी बोले कोनस आर्टरियोसस जो है ये कहां पर स्थित होता है, तो याद रखना ये तो कौन सी सतह पे था? पृष्ठ सतह पर। ये कौन सी सतह पर? अधर सतह पर स्थित। पूछेगा क्या काम करता है? हमने बोला वेंट्रिकल से मिक्स्ड ब्लड को शरीर के अंगों तक लेकर जाता है। तो मैंने बोला ये नीले से मिश्रित रक्त को, मिक्स्ड ब्लड को शरीर के अंगों को सप्लाई करता है। कौन? कोनस आर्टरियोसस। कोनस आर्टरियोसस। याद रखना ये बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोनस आर्टरियोसस एंड साइनस वेनोसस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चले भैया, यहां पे जाके परिसंचरण तंत्र क्या हुआ? खत्म। अगले पार्ट में बात करते हैं। परिसंचरण तंत्र के बाद अगला आता है पोर्टल सिस्टम। इस पोर्टल सिस्टम को ही मेरे दोस्त बोलते हैं निवाहिका तंत्र। इस पोर्टल सिस्टम को ही अपन क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं निवाहिका तंत्र। बेटा जब भी निवाहिका तंत्र के बारे में बात करके चले तो ध्यान रखना, निवाहिका तंत्र दो प्रकार का दिखाई दिया। एक मेरे पास है यकृत निवाहिका तंत्र, एक मेरे पास है यकृत निवाहिका तंत्र, दूसरा मेरे पास है
वो अपने पास है क्या? वो मेरे पास है रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम दैट इज वृक्क निवाहिका तंत्र। ये दो प्रकार के निवाहिका तंत्र हमें दिखाई दिए। ये लो, सवाल था गुरुजी यकृत निवाहिका तंत्र में क्या होता है? यार यकृत निवाहिका तंत्र में आत्र जो थी वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था, हमने बोला किसके बारे में बात कर रहे हैं? हमने बोला हम बात कर रहे हैं आत्र से। आत्र से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां जाता है? यकृत में जाता है। आत्र से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाता है? यकृत में जाता है। कौन लेकर जाती है? कौन लेकर जाती है? उस रक्तवाहिनी को बोलते हैं यकृत निवाहिका सिरा द्वारा। यकृत निवाहिका सिरा क्या लेके जाती है? हमने बोला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कहां से? आत्र से। अगर यकृत में लेके जाए तो इसे बोलते हैं यकृत निवाहिका तंत्र। सवाल था गुरुजी वृक्क निवाहिका तंत्र क्या होता है? याद रखना वृक्क निवाहिका तंत्र में क्या होता है? पश्चपाद जो थे, पश्चपाद जो थे, इन पश्चपाद से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है वृक्क में, दैट इज किडनी में। तो हमने क्या बोला कि अगर ऐसा हो कि पश्चपाद से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो कहां पहुंचे? किडनी में। पूछेगा लेके कौन जाएगा? वृक्क निवाहिका सिरा। वृक्क निवाहिका सिरा। कैसा ब्लड? हमने बोला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेके जाएगी? वृक्क में लेके जाएगी। तो इसे बोलेंगे वृक्क निवाहिका तंत्र। ये दोनों ही टाइप के तंत्र किसमें प्रेजेंट है? मेंढक के शरीर में प्रेजेंट है। हम थोड़ा और आगे बढ़ते। निवाहिका तंत्र के बाद आता है उत्सर्जी तंत्र। बेटा ध्यान रखना, जब भी मेंढक के बारे में बात करके चले तो मेंढक का उत्सर्जन तंत्र जो होता है उसमें चार चीजें हैं। एक जोड़ी किडनी, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, हमारे पास क्लोका तथा एकमात्र अयुग्मित पाया जाता है मूत्राशय। यह मूत्राशय जो होता है यह मलाशय की अधर सतह पर स्थित होता है और यह भी क्लोका में खुलता है। कहां खुलता है? क्लोका में। और इसकी भित्ति होती है बहुत पतली। पूछेगा गुरुजी मूत्राशय का काम मूत्र का संग्रहण करना। चले अब किडनी के बारे में पूछे। किडनी का रंग कैसा होता है? जब भी बेटा किडनी के बारे में पूछे तो किडनी का रंग गहरा लाल होता है। कैसी होती है? सेम के बीज की आकार की होती है। उदर गुहा के पिछले भाग में कशेरुक दंड के दोनों तरफ स्थित होती है। कितने जोड़ी किडनी? एक जोड़ी किडनी। पूछेगा मूत्रवाहिनी कहां खुलती है? हमने बोला ये क्लोका में खुलती है। कितनी होती है? एक जोड़ी। एक जोड़ी होती है। कहां खुलती है? क्लोका में खुलती है। क्लोका में खुलती है। कौन? मूत्रवाहिनी। अब बड़े ध्यान से देखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यस, ये लीजिए, हम डायग्राम के थ्रू इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। हमने बोला ये सफेद वाला जो मेरे पास है, ये मेरे पास क्या है? ये हमारे पास किडनी है। और ये वाला जो है मेरे पास, ये मेरे पास है क्लोका। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है क्लोका। हमने बोला ये क्लोका है और ये मेरे पास है, ये मेरे पास है मूत्राशय। हमने बोला अगर ये क्लोका है तो ये क्लोका का छिद्र, जिसको अपने बोल दिया अवस्कर छिद्र। इसको बोल दिया अवस्कर छिद्र। बोला सर ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, हमने क्या कहा कि मान लीजिए ये मेरे पास शरीर की कोशिका है। ये लीजिए, हमने बोला ये शरीर की सेल है। आपको पता है शरीर की सेल में क्या होती है? लगातार उपापचय क्रिया होती है और उन उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप क्या बनते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। हमने बोला ये सेल है और सेल में ये रहे वो रहे अपने पास क्या? उत्सर्जी पदार्थ।
पूछेगा कि शरीर की कोशिकाओं में क्या बने, उत्सर्जी पदार्थ बने। ये उत्सर्जी पदार्थ जो शरीर की कोशिकाओं में बने, ये रक्त के द्वारा कहां पहुंचे? हमने बोला ये उत्सर्जी पदार्थ जो शरीर की कोशिकाओं में बने, ये रक्त के द्वारा किडनी में पहुंचे। तो मैंने बोला हुआ क्या? उत्सर्जी पदार्थ रक्त के द्वारा किडनी में पहुंचे। पदार्थ रक्त के द्वारा किडनी में गए। ये लीजिए, हमने बोला किडनी में गए, और किडनी में बड़े ध्यान से देखो, आपको ये लाल रंग की खूब सारी नलिकाएं दिखाई दे रही। ये रही, ये लाल रंग की नलिकाएं एग्जैक्टली में यही मेरे पास है, नेफ्रॉन। याद करो, इन नेफ्रॉन को ही तो बोलते हैं किडनी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। अरे यही तो है क्या? किडनी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। यही तो है किडनी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। किडनी जो थी, उस किडनी में गए और किडनी ने इनको कहां डाल दिया? इनको इस नलिका में डाल दिया। बेटा ये नलिका जो है, इस नलिका को अपन बोलते हैं मूत्रवाहिनी। इस नलिका को क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी। ये मूत्रवाहिनी कहां जाके खुल रही है? क्लोका में खुल रही है, और फिर क्लोका, क्लोकल छिद्र, अवस्कर छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर खुल रहा है। चले, अब बड़े ध्यान से देखना, हमने बोला मूत्रवाहिनी कहां जाके खुली? क्लोका में। और क्लोका में क्या खुल रहा है? मूत्राशय। मतलब यहां से मूत्र गया और मूत्र जाके किस में इकट्ठा हो जाएगा? मूत्राशय में। तो इस मूत्राशय का क्या काम था? मूत्र का संग्रहण करना। लेकिन खास बात क्या है? खास बात यह है कि मादा कॉकरोच में यह मूत्रवाहिनी केवल मूत्र का परिवहन करती है। हमने बोला फीमेल में मूत्रवाहिनी केवल मूत्र का परिवहन करती है, परिवहन करती है। लेकिन अगर कोई बात करे मेल में, तो ध्यान रखना, मेल में ये मूत्रवाहिनी मूत्र तथा स्पर्म दोनों का परिवहन करती है। मूत्रवाहिनी मूत्र तथा स्पर्म्स, दैट इज शुक्राणु, दोनों का परिवहन करती है। परिवहन करती है। अतः इसे यूरिनो जेनाइटल डक्ट कहते हैं। यूरिनो जेनाइटल डक्ट कहते हैं, दैट इज मूत्र जनन नलिका। मूत्र जनन नलिका कहते हैं। चले भैया, सवाल था गुरुजी, अगर कोई पूछे कि मेंढक का उत्सर्जी पदार्थ बताओ, तो अगर कोई कहे मेंढक का उत्सर्जी पदार्थ, तो ध्यान रखना मेंढक भी हमारी तरह उत्सर्जन करता है। वो किसका उत्सर्जन करता है? यूरिया का। तो इसका उत्सर्जी पदार्थ क्या हुआ?
हमने बोला यूरिया उत्सर्जी पदार्थ क्या हुआ? यूरिया। जब इसका उत्सर्जी पदार्थ यूरिया हुआ तो हमने बोला ये कैसा हुआ? यूरियोटेलिक एनिमल। यूरियोटेलिक एनिमल, ऐसा एनिमल जो यूरिया का उत्सर्जन करे उसे बोलते हैं यूरियोटेलिक एनिमल। बोला सर ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा भैया देखो, अगला अपने पास आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चे, हर एक सजीव के शरीर में शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण बेहद जरूरी है, तो मेंढक में भी बेहद जरूरी है। तो मेंढक में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दो प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं। एक है एंडोक्राइन सिस्टम, दूसरा होता है नर्वस सिस्टम। हमने बोला एंडोक्राइन सिस्टम तथा नर्वस सिस्टम, तो ध्यान रखना एंडोक्राइन सिस्टम में क्या था? कंट्रोल तथा कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा? हार्मोन के द्वारा। हमने बोला यहां पे हार्मोन के द्वारा नियंत्रण तथा समन्वय, जबकि नर्वस सिस्टम में तंत्रिका के द्वारा नियंत्रण तथा समन्वय। सवाल था सर एंडोक्राइन सिस्टम में आप बताइए हार्मोन का स्रावण कौन करती है? तो ध्यान रखना हार्मोन का स्रावण जो थी वो ग्रंथियां कर रही थी, ग्रंथियां कर रही थी। बोला कौन? हमने बोला एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी कई सारी, लाइक पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, आदि। ये सारी की सारी ग्रंथियां थी जो हार्मोन स्रावण का काम कर रही थी। मतलब हमने अपने जो रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण चैप्टर में जो कुछ पढ़ा वो सारे का सारा चीज यहां पे भी चिपका देना है। अब सवाल था गुरुजी एंडोक्राइन सिस्टम को छोड़िए, आप नर्वस सिस्टम की कहानी बताइए। हमने कहा बिल्कुल, हम नर्वस सिस्टम पे चलते हैं। अगर हम मेंढक के तंत्रिका तंत्र को देखें तो उसके तंत्रिका तंत्र के तीन भाग हैं। पहला सीएनएस, सीएनएस को बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पीएनएस जिसको बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, और एएनएस जिसको बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। बेटा ये जो सीएनएस है इसके दो भाग हैं। एक भाग को अपन बोलते हैं ब्रेन और दूसरे भाग को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। हमने बोला ये पीएनएस जो है इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो भाग हैं। इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो भाग हैं। एग्जैक्टली दो प्रकार की तंत्रिकाएं हैं जिनसे मिलके ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है। तो M/O मतलब मेडअप ऑफ किससे मिलके बनता है? हमने बोला स्पाइनल नर्व एंड दूसरी मेरे पास है क्रेनियल नर्व। स्पाइनल नर्व वो जो इस स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और क्रेनियल नर्व वो जो कहां से निकलती है? ब्रेन से निकलती है। तो हमने बोला ब्रेन से क्या निकलती है? क्रेनियल नर्व। और ये बात याद रखनी है कि ब्रेन से 10 जोड़ी, जी हां 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व निकलती है। ब्रेन से 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व निकलती है।
बोला सर ठीक बात है। नेक्स्ट वो पूछेगा तीसरा, हमने बोला तीसरा मेरे पास है, वो है एएनएस, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो भाग, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा मेरे पास है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। एक है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये दो प्रकार के तंत्रिका तंत्र हैं। चले अब हम यहां पे मेनली बात करेंगे वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ब्रेन एंड स्पाइनल कोड के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा। हमने मान लिया कि हम सबसे पहले यहां कहानी सुना रहे हैं आपको ब्रेन के बारे में। आप याद करो हमारा ब्रेन कहां होता है, इस स्कल में 8 हड्डियों से एक बॉक्स बनता है जिसे बोलते हैं क्रेनियम बॉक्स। तो आप मान लो मेंढक जो है, उस मेंढक का ये नीले वाला जो दिखाई दे रहा है ये क्रेनियम बॉक्स है। मेंढक का ये क्रेनियम बॉक्स है, क्रेनियम है जो किससे बनता है, हड्डियों से बनता है और ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है। तो जब भी बोले किससे बना, मैंने बोला बोन्स से बना होता है। किससे बना होता है, हमने बोला बोन्स से बना होता है। क्या काम करता है, हमने बोला ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है, प्रदान करता है। बोला सर ठीक बात है। पूछेगा सर आप बताओ ये क्रेनियम बॉक्स, सॉरी ये ब्रेन जो था ये क्रेनियम बॉक्स के अंदर है। हमने कहा हां, ये यहां से यहां तक पूरा जो दिखाई दे रहा है ये मेरे पास पूरा का पूरा ब्रेन है, जो कहां है, क्रेनियम बॉक्स में है। और इस क्रेनियम बॉक्स के आधारी भाग पे आपको यह छिद्र दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं मैग्नम। का छिद्र। जब भी बोले ये मैग्नम का छिद्र कहां पाया जाता है, हमने बोला ये मैग्नम का छिद्र कहां पाया जाता है, आप कहोगे क्रेनियम के आधारी भाग पर स्थित, या मैं कहूं स्कल के करोटी के आधारी भाग पर स्थित। ये करोटी के आधारी भाग पर स्थित होता है। बोला सर ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, जब भी पूछेगा गुरुजी ब्रेन जो था उसके कितने भाग, ब्रेन के 3 भाग हैं। अपने पास ये रहा फोर ब्रेन, दैट इज अग्र मस्तिष्क, ये रहा अपने पास मध्य मस्तिष्क, और ये रहा मेरे पास पश्च मस्तिष्क। जब भी बोले ब्रेन के कितने भाग, हम कहेंगे ब्रेन के 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अरे अग्र मस्तिष्क में 3 चीजें हैं। पहला घ्राण पिंड, 1 पेयर, प्रैमस्तिष्क गोलार्ध, हमने बोला 1 पेयर, और एक अपने पास है डायनसिफिलोन। जब भी बोले मध्य मस्तिष्क में, हमने बोला इस मध्य मस्तिष्क में 2 पृष्ठ सतह पर
पर दो ऑप्टिक लोब दो ऑप्टिक लोब उपस्थित, इसी को तो अपन बोलते हैं कॉर्पोरा बाइजेमिना। नेक्स्ट, तीसरा और लास्ट भाग है, उसे बोलते पश्च मस्तिष्क। बच्चे, पश्च मस्तिष्क के केवल दो ही भाग है, एक है अनुमस्तिष्क और दूसरा जो भाग है उस भाग को बोलते हैं मेडुला, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं मेडुला ओब्लंगेटा। बेटा, ये मेडुला ओब्लंगेटा जो है ये पश्च भाग है और ये किससे जुड़ा है? स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। चले भैया, नेक्स्ट हमने बोला, आप देखो ये मेरे पास मेडुला ओब्लंगेटा जो था ये फोरामेन ऑफ मैग्नम से बाहर निकला और बाहर निकल के किस में से जुड़ गया? स्पाइनल कॉर्ड से। मतलब ये गुलाबी रंग की स्ट्रक्चर मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है स्पाइनल कॉर्ड। और इस स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ ये सफेद रंग की जो संरचना है इसको बोलते कशेरुक दंड। जी हां, कशेरुक दंड, जिसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। जब भी बोले वर्टिब्रल कॉलम क्या काम करती है, आप कहोगे स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा प्रदान करती है। तो हमने बोला ये बोन से बनी होती है। किससे बनी होती है? बोन से बनी होती है। क्या काम करती है? स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा प्रदान करती है। ये स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। ये पूरी की पूरी कहानी मेंढक के ब्रेन के बारे में। बोला सर ठीक है। इसके बाद हमने बोला, इसके बाद हम बात करते हैं, वो बात करते हैं मेंढक के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मेंढक के जनन तंत्र के बारे में। बच्चे याद रखना, मेंढक एक लिंगी जंतु है। कैसा जंतु है? पहली बात हमने कहा एक लिंगी जंतु। दूसरी बात, इस मेंढक में होता है बाह्य निषेचन। कैसा होता है? हमने बोला यहां पे है बाह्य निषेचन। मेंढक में क्या होता है मेरे दोस्त? बाह्य निषेचन। तीसरी बड़ी बात, हमने बोला यहां पे लार्वा, जब भी पूछे इसके लार्वा के बारे में तो हमने बोला टेडपोल लार्वा। लार्वा का नाम है टेडपोल लार्वा, तो पूछेगा परिवर्धन। हमने बोला जब लार्वा अवस्था होती है तो परिवर्धन होता है अप्रत्यक्ष। अब खास बात क्या थी? खास बात यह थी कि अगर मेंढक को देखें तो मेंढक का ये जो टेडपोल लार्वा है, ये टेडपोल लार्वा जो मेंढक का है, ध्यान रखना, ये टेडपोल लार्वा जो मेंढक का है ये मेरे पास होता है शाकाहारी। टेडपोल लार्वा जो होता है वो होता है शाकाहारी। और जब इस लार्वा में होता है कायांतरण तो क्या बनता है? एडल्ट। क्या बनता है? एडल्ट बनता है। और ये एडल्ट कैसा होता है? हमने बोला ये होता है मांसाहारी। तो ध्यान रखना, याद करो, तुमने पढ़ा था लार्वा से वयस्क का बनना उसे बोलते हैं कायांतरण। और मेंढक में लार्वा से वयस्क का बना इसे क्या बोलते हैं? कायांतरण। और ये कायांतरण के लिए आयोडीन आवश्यक है। आयोडीन आवश्यक।
आयोडीन बेहद जरूरी है। अगर आयोडीन की कमी रहेगी तो लार्वा कभी भी वयस्क में नहीं बदल पाएगा। अब सवाल था, सर आपने बोला मेंढक एक लिंगी जंतु, अपने कहा हां, तो आप बताओ ना नर का जनन तंत्र कैसा होगा, मादा का जनन तंत्र कैसा होगा। हमने कहा बड़ी आसान बात है, बड़े ध्यान से देखना। जब भी बात करके चले सबसे पहले नर जनन तंत्र के बारे में, तो ध्यान रखना नर की खास बात क्या थी। सबसे पहली खास बात यह थी कि नर जो था उसमें कोपुलेटरी पैड उपस्थित थे। नर में क्या थे? कोपुलेटरी पैड उपस्थित। किसमें? किसमें? याद करो, अग्रपाद की फर्स्ट फिंगर, अग्रपाद में कौन सी में? फर्स्ट अंगुली। अग्रपाद की फर्स्ट अंगुली में किसमें थे? मेल में थे। दूसरी बड़ी बात, मेल में पाए जाते वोकल सेक, जो टर टर की बहुत तेज आवाज आती है, उसको क्या, वो किसकी वजह से आती है? वोकल सेक। तो हमने बोला कि यहां पे वाक कोश, दैट इज वोकल शेक, केवल नर में उपस्थित। इसीलिए जो टर टर की तेज आवाज है वो कौन निकाल सकता है? नर निकाल सकता है। अब बड़े ध्यान से देखना, हमने माना चाहे मेंढक नर रहे चाहे मादा रहे, उसमें एक जोड़ी किडनी पाई जाती है। हमने कहा यस, ये रही भैया किडनी। क्या देखी हमने? किडनी देखी। हमने देखा इस किडनी से ऊपर की साइड आपको ये नीले रंग की संरचना दिखाई दे रही होगी। इसका ये मेरे पास है वसाकाय, और वसाकाय क्या काम करती है? वसा के रूप में भोजन का संग्रहण, वसा का संग्रहण। ये वसा का संग्रहण करती है, और ये वसा का संग्रहण क्या काम करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। और ये वसा क्या काम करती है? संग्रहित वसा ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है। चले भैया, हमने क्या देखा? हमने देखा कि इन जंतुओं को देखे तो ये पीले रंग की एक जोड़ी, यहां पे देखो एक जोड़ी पीले रंग की अंडाकार जो संरचना दिखाई दे रही है, इसे बोलते किडनी, सॉरी इसे बोलते हैं अपन वृषण। याद रखना, वृषण ही वो जगह है जहां पर क्या होता है? हमने बोला यही स्पर्म के निर्माण का स्थल है। तो हमने बोला ये क्या है? हमने बोला यही स्पर्म के निर्माण का स्थल है। यही स्पर्म के निर्माण का स्थल है। हमने क्या देखा? ये पीले वाली क्या थे? वृषण थे। और ये वृषण को देखो, इस हरे रंग की संरचना के द्वारा किडनी के ऊपरी भाग से जुड़े हुए हैं। इस हरे रंग की संरचना को क्या बोलते हैं? मीजोरैकियम। ये मीजोरैकियम क्या है? हमने बोला ये पेरिटोनियम के दोहरे वलन है जो क्या काम कर रहे हैं? जो वृषण को किडनी के ऊपरी भाग से जोड़ते हैं। जो वृषण को किडनी के ऊपरी भाग से जोड़ते हैं। कौन? मीजोरैकियम। अब यहां पे देखो, हर एक किडनी के अंदर देखो, हर एक किडनी के अंदर ये नलिकाएं आपको दिखाई दे रही होगी। यस, ये नलिकाएं, इनको बोलते हैं बीडर कैनाल। क्या बोलते हैं इन्हें अपन बोलते हैं बीडर कैनाल। ये जो बीडर कैनाल हमें दिखाई दे रही है, ये किसका भाग है? हमने बोला ये बीडर कैनाल किडनी का भाग है।
तो बीडर कैनाल किस के अंदर पाई जाने वाली नलिका है? किडनी के अंदर पाई जाने वाली नलिका है। तो बड़े ध्यान से देखना कि हमने अभी क्या बोला। हमने आपसे बोला कि ये जो मेरे पास वृषण है, इस वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण हुआ और वो शुक्राणुओं को ये नलिका जिसे बोलते हैं वासा एफिरेंसिया, इनकी संख्या कितनी है? हमने बोला इनकी संख्या मेरे पास होती है, वो होती है 10 से 12। एक किडनी से कितनी वासा एफिरेंसिया होती संख्या? 10 से 12। प्रत्येक किडनी में कितनी वासा एफिरेंसिया होती है? 10 से 12। मतलब ये जो मेरे प्रत्येक वृषण से संबंधित प्रत्येक वृषण में कितनी वासा एफिरेंसिया होती है? 10 से 12। वृषण में क्या बना? स्पर्म बना। वासा एफिरेंसिया के द्वारा उस स्पर्म को कहां डाल दिया गया? किडनी की इस बीडर कैनाल में डाल दिया गया। ये बीडर कैनाल जो थी ये आगे जाके खुलती है, वो खुलती है इस नलिका में। याद करो हमने बोला था कि नर में जो मूत्र वाहिनी है वो मूत्र तथा स्पर्म दोनों का परिवहन करती है, इसलिए इसको बोलते हैं कौन सी नलिका? इसको बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनोजेनाइटल डक्ट, इसीलिए इसको बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल नलिका। हमने बोला ये यूरिनोजेनाइटल नलिका है, दैट इज मूत्र वाहिनी है जो क्या काम करती है? मूत्र का तथा सीमन दोनों का परिवहन करती है। कहां जाके खुली? हमने बोला ये इस हरे रंग के बॉक्स में खुली जिसको अपन बोलते हैं क्लोका। क्या बोलते हैं? क्लोका। इस हरे रंग के बॉक्स को क्या बोलते हैं? क्लोका बोलते हैं। और ये क्लोका किसके द्वारा बाहर खुला? हमने बोला अवस्कर छिद्र के द्वारा। पूछेगा सर ये व्हाइट कलर का क्या था? ये मेरे पास है मूत्राशय। तो अब सवाल था कि बताओ शुक्राणु का मार्ग। ये लीजिए, हमने बोला ये पूछेगा शुक्राणु का मार्ग। जब भी पूछे शुक्राणु का मार्ग, अरे शुरुआत कहां से हुई? वृषण से। बड़े ध्यान से देखना, हमने बोला शुरुआत कहां से हुई? वृषण से। ये लो, हमने बोला वृषण से कहां आया? हमने बोला वासा इफिरेंसिया। वासा इफिरेंसिया से कहां आया? बीडर कैनाल। बीडर कैनाल से कहां आया? हमने बोला यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनोजेनाइटल डक्ट किस में जाके खुली? हमने बोला क्लोका। क्लोका कहां खुला? हमने बोला अवस्कर के द्वारा, अवस्कर छिद्र द्वारा शरीर से बाहर। शरीर से बाहर। ये पूरा का पूरा स्पर्म के परिवहन का मार्ग है। ये पूरा का पूरा स्पर्म के परिवहन का मार्ग है। कि स्पर्म का मार्ग क्या है, ये पूरा का पूरा याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। चले भैया नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। बच्चे जैसे नर जनन तंत्र में वसाकाय थी, ऐसे ही किडनी के ऊपर की साइड दिखाई दे रही है मादा जनन तंत्र में भी वसाकाय है। अब नर में शुक्राणु का निर्माण किसमें हो रहा था? वृषण में। मादा में अंडे का निर्माण कहां होता है? वो होता है अंडाशय में। अब पूछेगा मादा में कितने अंडाशय? हमने बोला 2, दैट इज 1 जोड़ी, 1 पेयर अंडाशय। पूछेगा ये अंडाशय में क्या होता है? हमने बोला ये अंडाशय अंडे के निर्माण का स्थल है। अंडे का निर्माण होता है, निर्माण करता है। यही काम है किसका? इस अंडाशय का। सवाल पूछेगा गुरुजी एक बात बताओ,
हमने कहा पूछो, आप हमें ये बताओ, ये जो अंडाशय था जिसमें अंडे का निर्माण हो रहा था, क्या ये किडनी से जुड़ा होता है? मैं कहूंगा नहीं, ये किडनी के पास स्थित है लेकिन किडनी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो मैंने बोला ये किडनी के समीप स्थित होते हैं, परंतु किडनी से नहीं जुड़े होते। ये किडनी के समीप स्थित होते हैं लेकिन किडनी से जुड़े नहीं होते। सवाल था, गुरुजी एक बात बताओ, अगर हम एक अंडाशय को देखें तो अंडाशय के अंदर क्या दिखाई दे रहे हैं? अंडाशय के अंदर ये लाल लाल रंग के डॉट दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे कि नहीं दिखाई दे रहे? बोला हाँ, ये लाल लाल रंग के जो डॉट है इन्हें बोलते हैं अंडे। और ध्यान रखना, एक मादा फ्रॉग एक बार में 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। 2500 से 3000 क्या दे सकती है? अंडे दे सकती है। पूछेगा सर, अगर हमसे पूछे कि बताओ अंडे का मार्ग क्या है, ये लीजिए, अगर हमसे कोई कहे कि सर आप हमें बताइए कि अंडे का मार्ग क्या है, मार्ग क्या है, बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला जब भी कोई हमसे अंडे का मार्ग पूछेगा तो हमने क्या कहा, इस अंडाशय में क्या बना? अंडा। वो अंडा यहां से निकल के कहां आया? वो मेरे पास आया अंडाशय निकल से ओविड्यूकल फनल में। तो अंडे का मार्ग पहला था अंडाशय। अंडाशय से अंडा कहां पहुंचा? हमने बोला वो पहुंचा ओविड्यूकल फनल में। ये लीजिए, ओविड्यूकल फनल में। ओविड्यूकल फनल से कहां आया बेटा? इस नलिका को बोलते हैं अंडवाहिनी। क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी, इसको बोलते हैं अंडवाहिनी। ये पहुंचा ओविड्यूकल फनल से पहुंचा अंडवाहिनी में। फिर हमने बोला अंडवाहिनी आगे जाके किसमें इकट्ठी हुई? वो हुई ओविसेक में। ये ओविसेक जाके कहां खुला? आप देखो, ये ओविसेक जाके खुला, वो खुला क्लोका में। किसमें खुला? क्लोका में। ओविसेक कहां जाके खुला? हमने बोला वो खुला क्लोका में। क्लोका कहां खुला? हमने बोला अवस्कर छिद्र के द्वारा। अवस्कर छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर। शरीर से बाहर। ये अवस्कर छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर खुला। ये पूरे का पूरा रास्ता किसका था? हमने बोला ये पूरे का पूरा जो रास्ता था ये अंडे के परिवहन का रास्ता था। चले भैया, पूछेगा गुरुजी आप बताओ ये गुलाबी रंग की संरचना क्या है? बेटा ये मेरे पास है मूत्रवाहिनी। मतलब ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है मूत्रवाहिनी। और ये सफेद रंग का जो मेरे पास है ये मेरे पास है मूत्राशय। तो आप बड़े ध्यान से देखना कि यहां पे अंडवाहिनी तथा मूत्रवाहिनी अलग अलग द्वार के द्वारा खुलती है। तो मैंने लिखा कि फीमेल में जनन मार्ग तथा मूत्र मार्ग अलग अलग छिद्रों के द्वारा क्लोका में खुलते हैं। ये अलग अलग छिद्रों के द्वारा क्लोका में खुलते हैं, जबकि नर में
ये एक ही छिद्र के द्वारा खुल रहे थे। देखो यूरिनो जेनेटल नलिका वो एक ही छिद्र के द्वारा कहां खुल रही थी? क्लोका में खुल रही थी। यस, ये दोनों में बड़ा डिफरेंस आ गया। चले भैया, अब सवाल था सर एक बात, अंतिम बात बता दो। हमने कहा जी पूछो। सर ये बताओ क्या फ्रॉग से हमें कोई फायदा है? हमने कहा भैया हम ये बात पहले ही कर चुके हैं कि फ्रॉग में बाह्य निषेचन होता है, जो कहां होता है? पानी में होता है, पानी में होता है। हम ये बात भी बता चुके हैं कि इसमें लार्वा पाया जाता है, और लार्वा जो होता है उसको बोलते हैं टेडपोल लार्वा। अब ये फ्रॉग हमारे लिए लाभदायक है, क्यों? क्योंकि ये कीटों को खाता है, और कीटों को खाके फसलों को बचाने का काम करता है, पहली बात। और दूसरा ये था, ये वातावरण में संतुलन बनाने का काम करता है, इकोलॉजिकल बैलेंसिंग में सहायक है। क्यों? क्योंकि ये भोजन श्रृंखला का मुख्य भाग है, भोजन श्रृंखला का मुख्य भाग है। कुछ एक देश तो ऐसे होते हैं जहां पर फ्रॉग जो था उसकी टांगों को खाया जाता है। याद करो, फ्रॉग की पिछली टांगे जो थी वो पेशी थी, उनको खाया जाता है भोजन के रूप में। ठीक है जी, यस। तो यहां पर जाकर ये वन शॉट लेक्चर हुए वो हुआ खत्म। हम जल्द ही मिलेंगे अगले टॉपिक का वन शॉट लेकर। तब तक के लिए आप सभी खुश रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच गाइज।